Assalamu alaikum. So today we are going to learn about the 20th chapter. That's economics of the environment, how the economics environment is involved in economics and what is the interaction between them. So coming over to the introduction of the chapter, this chapter is about how economic activity affects the fragile biosphere. इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे क्लाइमेट चेंज पर, अबेटमेंट पॉलिसीज़ पर, कैप एंड ट्रेड सिस्टम क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टिपिंग पॉइंट्स एंड व्हाट आर हाउ discounted future generation act. So we'll also learn about how production and distribution is altered by altering the biosphere. Similarly, climate change की activities जो है that's a threat for future human well-being. हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास वेल डिफाइंड जो क्लाइमेट पॉलिसीज़ एनवायरनमेंट की पॉलिसीज़ है वो किस तरह से एनवायरमेंटल डैमेजेस को रिड्यूस कर रही है और कॉस्ट ऑफ रिडक्शन इन एनवायरमेंटल डैमेज को डिक्लाइन कर रही है. सो एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ का डुअल रोल हम चेक करेंगे. सिमिलरली टैक्सिंग और सब्सिडीज़ की जो पॉलिसी है जो हम इनिशियलाइज कर सकते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स को कर्टेल करने के लिए, कम करने के लिए. सो वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट देम. The next things are about economic systems and its processes for in degradation and what are the different challenges that are here to evaluate environmental change. So the learning objective of this chapter is we will explain the different features of climate change, trade-off. You'll examine or analyze the trade-off between consumption and environmental quality. We'll learn about the abatement costs such as taxes, cap and trade system or subsidies. Then we'll learn about the tripping points of prudential policies and learn about the intergenerational equity. Now, over here there is an interesting story that has arisen. हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो we can see a graph जहाँ पर हमारे पास x axis के ऊपर different years given हैं. The years have started from 1851 to 2000, 11 year, but we can say 91, 92 तक ग्राफ गिवन है, ईयर्स गिवन है. जबकि हमारे पास ऑन वाई एक्सिस हमारे पास कॉड लैंडिंग्स हैं इन टन्स हैं. कॉड लैंडिंग्स मीन कि कॉड फिश की कैच है जो कि उसकी नंबर्स गिवन है कि कितनी ज़्यादा हुई थी. So over the years there was a company known as Grand Banks. They were working since generations और वो कॉड की फिश को कैच करते थे और मार्केट में उसको सप्लाई करते थे. So they were actually dealing in a business of cod fish. अब क्या हुआ कि पिछले 200 सालों से तकरीबन 100-150 साल से वो लोग लगे हुए थे और वो यही फिश सप्लाई कर रहे थे. तो अगर हम उसको देखें 1851 से डाटा ले लेते हैं टिल 1951 तक, तकरीबन 100 साल का डाटा है. सो 100 साल में उनमें जो कैच में इम्प्रूवमेंट आई वो इतनी नहीं थी. वो दैट्स काइंड ऑफ कोई 150,000 टन से लेके कोई 250 भी नहीं 220,000 टन तक आई है. एंड दैट इज़ इन बिटवीन 1000 ईयर्स. लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव फिशिंग की और ये प्रोडक्शन दैट इज़ फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड्स तकरीबन 60 एंड ऑफ 50s और 60s तक ये बहुत ज़्यादा हाइप कर गई इसकी फिश, इसका कैच टिल तकरीबन 700,000 टन्स तक कैच पहुंच गया और फिर अब्रप्ट डिक्लाइन आया. So what they have done कि they with the outspurt of industrialization, जब हर जगह की इंडस्ट्री बढ़ी तो इन्होंने भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की और उसको प्रॉपर फॉर्म दी. उसमें कॉड फिश को कैच किया जाता था, उसको पैक किया जाता था और उसको सप्लाई किया जाता था. जब ग्लोबल ट्रेड का और ग्लोबलाइजेशन का इन्फ्लेक्स आया और इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हुई और लोग खूब से खूब तरक्की तलाश में आगे बढ़ते गए और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई किया, तो उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉड फिश की बहुत ज़्यादा कैच की. सो कॉड फिश को जो सी में बहुत ज़्यादा कैच किया तो उसको जो 200 टन नियर टू 200,000 टन से लेके तकरीबन 750-800,000 टन तक कैच जब चला गया तो क्या हुआ, इन्होंने पूरी की पूरी
उसका फ़िश का जो स्टॉक था वो ही सारा एक्सपायर कर लिया। जब फ़िश का स्टॉक एक्सपायर कर लिया, वो सारी की सारी फ़िश इन्होंने कैच कर दी, तो और फ़िश बाकी नहीं रही कि जो रीजनरेट करे और दोबारा रीग्रो करे। तो जब रीजनरेशन की फ़िश बाकी नहीं रही तो एब्रप्टली डिक्लाइन आया स्टॉक के अंदर, और इतना ज़्यादा डिक्लाइन आया कि वो इंडस्ट्री जो है को सर्वाइव नहीं कर पाई। इसको फिर गवर्नमेंट ने और बहुत से इदारों ने नोट किया कि कॉड फिश की जो स्पीशी थी वो एक्सटेंट होना शुरू हो गई, एक्सटेंट हो गई। तो उन्होंने जब एक्सटेंशन की तरफ वो पहुंची तो उन्होंने बैन लगा लिया इस इंडस्ट्री के ऊपर और इनको बैन कर दिया, मार्केट से आउट हो गए। सो दिस इज़ हाउ नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हम एक्सटेंसिवली यूज़ करें तो क्या होगा कि अगर हम उसका वो रिलायबल इतना लिमिटेड स्टॉक भी, सस्टेनेबल स्टॉक भी हम ना रखें जिसकी वजह से वो फिश रीजनरेट और रिप्रोड्यूस करेगी, तो वो क्या होगा कि एक स्पीशी जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। इसकी एग्जांपल अगर पाकिस्तान में हम देखें तो हम मारखोर की ले लेते हैं। सो मारखोर की स्पीशी एक्सटेंड हुई। गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने उसकी ट्रॉफी स्कीम लॉन्च कर दी। अब व्हाट इज़ द ट्रॉफी स्कीम? ट्रॉफी स्कीम में ये है कि दे normally give a prize money and they give a permit to the person जो कि उसको शिकार करते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव इसका शिकार होता था और इसकी खाल और इसके सींग वगैरह बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव बिकते थे। तब क्या हुआ कि उन्होंने ट्रॉफी स्कीम लॉन्च की। ट्रॉफी स्कीम के अंडर they are not selling that permit to national and international जितने भी हमारे पास हंटर्स आते हैं। सो नेशनली मोस्टली कि तकरीबन कोई 1 करोड़ डॉलर या उसके लगभग है, या 50,000, 1 करोड़ डॉलर के करीब तकरीबन आ रहा है। और पाकिस्तान में तकरीबन ये 1 करोड़ से 2 करोड़ डॉलर के करीब, सॉरी 1 करोड़ से 10 करोड़ की तक इसकी परमिट की वैल्यू है, जबकि इंटरनेशनली ये 50 करोड़ तक है। सो इसकी प्राइस मनी इतनी रखी गई कि जब तक अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसे नहीं दे सकते, सो यू आर नॉट अलाउड टू कैच। सो व्हाट व्हाई इट हैज़ हैपेंड इन ऑर्डर टू सर्वाइव दैट स्पीशी ऑफ मारखोर, कि मारखोर की स्पीशी सर्वाइव करेगी उन पहाड़ों में, वो रहेगी, वो लोग स्पीशीज ज़्यादा होंगे तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी और वो लाइफ और हमारा जो इकोनॉमी है या इकोलॉजी है वो प्रिजर्व होगी। सो दीज आर द डिफरेंट पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है ताकि आपकी इन्वायरमेंट को सेव कर ले। कमिंग टू अनदर फिगर 20.4, अगर हम इसमें देखें कि फार्मिंग जो है, फार्मिंग नॉर्मली एक जो डिफॉरेस्टेशन है, डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स बता दिए जाते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से, फार्मिंग की वजह से डिफॉरेस्टेशन की गई। लोगों की ज़मीनें थी, उन्होंने कहा कि हम जंगल का क्या करें, हमें तो जंगल रोटी नहीं दे रही, तो बेहतर यह है कि जंगल को काट के फार्म लैंड इन्हेंस किया जाए और उस पर फार्मिंग की जाए, क्योंकि उसका आउटपुट ज़्यादा है और उससे पैसे ज़्यादा आ रहे हैं। So farming has reduced forest area, deforestation came। जब deforestation हुई तो deforestation की वजह से rainfall कम हो गई। फॉरेस्ट, रिमेंबर फॉरेस्ट जो होते हैं वो रेन को अट्रैक्ट करते हैं, तो जब फॉरेस्ट नहीं थे तो रेनफॉल नहीं हुई, जब रेनफॉल नहीं हुई तो क्या हुई, ड्राउट की कंडीशन आ गई उस एरिया के अंदर, और लाइट और जो इलाका था उसमें वाइल्ड फायर्स लगने का ख़तरा ज़्यादा हो गया था। क्योंकि पहाड़ों में अगर हम देखें तो उनकी फ़िज़ा ज़्यादातर खुश्क होती है, हवा चल रही होती है, खुश्क होती है, तो अगर वो और हमेशा अगर वहाँ पे बारिशें फिर ना हों तो आपके पौधे जो हैं वो सूख के झाड़ियाँ हो जाती हैं, और थोड़ी सी चिंगारी भी या हीट भी उनको सबको जला लेती है। जैसे कि अक्सर आप मार्कला की पहाड़ियों में देखते हैं कि बहुत सख्त गर्मी में उसमें आग लग जाती है। तो जब अगर आग लग जाती है तो इकोसिस्टम फॉरेस्ट का जो फायर्स हैं वो फर्दर फॉरेस्ट को रिड्यूस करते हैं और पूरा पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होता है। सो ये तो हमारे पास एग्जांपल्स थी कि हाउ environment and how the different things they affect the fishery industry or हमारे पास deforestation. So positive feedback process, this is termed as a positive feedback process and deforestation in Amazon. Why it is positive feedback? Positive feedback on the output or productivity of farming, कि वहाँ पे positive feedback आए कि इससे तो बड़े अच्छे पैसे मिलते हैं, so that was the positive feedback, और इसकी वजह से जो deforestation है वो enhance हुई, result हुई।
Now coming to one more story of Ilrich and Simon in 1980. उन्होंने एक bet की थी and that is termed as the most popular or economic or real time bet of that era. So 1980 के अंदर इन्होंने bet की थी. पॉल वॉज एन बायोलॉजिस्ट और सिमन जो है वो इकोनॉमिस्ट थे. अब पॉल जो है उसका पर्सपेक्टिव ये था कि पॉपुलेशन ग्रोथ करेगी, ग्रोथ की वजह से रिसोर्स की स्टेट स्कैरसिटी आएगी क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज लेंगे. जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस उन रिसोर्सेज की हाई हो जाएंगी. जबकि सिमन का पर्सपेक्टिव था कि नहीं, हायर प्राइसेस जो हैं वो स्टिमुलेट करती हैं इनोवेशन. ज़्यादा जितनी ज़्यादा प्राइस होगी उतनी ज़्यादा इनोवेशन होगी, और इनोवेशन जब ज़्यादा होगी और सब्सटीट्यूशन होगी तो प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ जो स्कर्स रिसोर्सेज हैं उसकी कमोडिटी की प्राइस फॉल करेगी. सो इन दोनों के बीच में ये शर्त लगी कि चलें ये देखते हैं कि वाकई इस तरह से होता है कि नहीं, अगर होगा तो तुमने मुझे पैसे वापस कर देने हैं. सो द बेट वॉज दैट कि उन्होंने $1,000 इन्वेस्ट किया और 5 कमोडिटीज़ ख़रीदी. 5 कमोडिटीज़ में कॉपर, क्रोमियम, निकल, टिन एंड टंगस्टर, और इन सब की $200 की कमोडिटीज़ चीज़ें खरीद ली. और दे हैव लाइक दिस, और उसको ऑब्जर्व किया ओवर द 10 ईयर्स. जब 10 साल बाद देखा गया 1990 के अंदर, तो रियल प्राइस जो है वो गिर गई थी 1000 से लेके 424 तक. जब 424 पर गिर गई, इन्हीं चीज़ कमोडिटीज़ की प्राइस 424 पर आ गई थी. इसके रिजल्ट में सिमन ने जो है बेट जीत ली, शर्त उसने जीत ली कि उसने कहा, मैंने कहा था ना कि प्राइसेस इनोवेशन आएगी और इनोवेशन की वजह से लोग प्राइसेस इंक्रीज नहीं होंगी इन कमोडिटी की बल्कि गिर जाएंगी क्योंकि उसकी मार्केट नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी, सब्सटीट्यूशन आ गई, कोई और चीज़ इन्वेंट होगी तो लोग उसकी तरफ मूव कर गए. अगर हम अपनी ज़िंदगी में भी देखें तो हमारे दादा दादी या मदर जिस दौर से हम आए, उन ज़माने में गोल्ड का और सिल्वर का और ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा रिवाज था. अब जो है आजकल के दौर में इतना ज़्यादा आम नहीं है. नॉर्मल इमिटेशंस की वजह से शादियों में अगर कोई ज्वेलरी देता भी है तो इमिटेशंस, और इन्हीं के ऊपर गुजारा कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गोल्ड एक्सपेंसिव हो गया है. या उसके सब्सटीट्यूशन में लोगों ने ज़्यादातर चांदी लेके उस पर सोने का पानी चढ़ा के और उसी से काम चला लेते हैं. सो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स कि अगर वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्कार्स हो जाती है, तो फिर उसका इनोवेशन के थ्रू उसका सब्सटीट्यूट डेवलप हो जाता है. सो मार्केट जो है और टेक्नोलॉजी जो है वो रिसोर्स स्कैरसिटी को ऑफसेट कर देती है, चेंज कर देती है. इसी बेट को हम देख सकते हैं इस ग्राफ के अंदर. अगर हम इसको वर्ल्ड कमोडिटी इंडेक्स का डाटा देखें 2010 और 1960 से 2020 तक, तो अगर हम इलरिच और सिमन इलरिच की बेट को देखें तो इट्स फ्रॉम 1980 टू 1990, इट्स दैट एरिया, और इसकी दौरान में आपकी कमोडिटी की प्राइस डिक्लाइन कर गई. Now referring back to the uh, previous हमारे पास graph. This graph is showing, actually the red line is showing the price of barrel of oil and the blue line is showing actually consumption of oil. कि consumption और price का क्या effect आ रहा है एक दूसरे के साथ. तो अगर हम देखेंगे कि price अगर increase करिए तो consumption भी increase करेगा. बहुत ज़्यादा होगी तो थोड़ी बहुत फॉल होगी कंजम्पशन, अदरवाइज फिर प्राइसेस जब डिक्लाइन करेगी तो कंजम्पशन आहिस्ता आहिस्ता से और ज़्यादा होगी एंड इट विल स्टे लाइक दिस. सो मोस्टली हम यही देखते हैं कि प्राइस अगर कम और ज़्यादा होती है तो कंजम्पशन ऑयल की इतनी डिक्रीज नहीं होती क्योंकि ऑयल जो है, पेट्रोल जो है, इट्स वन ऑफ द नेसेसरी कमोडिटी. अच्छा, जो पिछला हमने ग्राफ किया था उसके बेसिस पे ये एक एक्टिविटी है. सो आई विल encourage you to kindly go through it और इसमें करेक्ट आंसर सेलेक्ट करने की कोशिश करें और ये एक्टिविटी करें. Now there are two terms as such as natural resources versus environmental sink. So natural resources हमारे पास दो types of goods हैं natural की. एक natural resources है environment की goods और एक environmental sink है. Natural resources are termed as like all the minerals जैसे कि copper, oil, coal, timber etc.
اس میں آپ کی رینیوبل نان رینیوبل دونوں ریسورسز آ سکتی ہیں، جیسے فشری ہے، یہ سارے بھی نیچرل ریسورسز ہیں ہمارے پاس، یا کلین ایئر ہے یا فارسٹ ہے، یہ ساری کی ساری نیچرل ریسورسز ہیں. ان کی کریکٹرسٹک یہ ہے کہ دے آر پرائزڈ، ان کی کچھ نہ کچھ پرائس ہے، دے آر سبسٹیٹیبل، ایک دوسرے کی جگہ ان کو ہم رکھ سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کی مارکیٹ ایگزسٹ کرتی ہے. سملرلی وی ہیو ون مور انوائرمنٹل commodity terms of environmental sink. Environmental sink وہ ہوتے ہیں جو کہ نارملی کاربن ڈائی آکسائڈ کی emissions کو absorb کرتے ہیں اور اس کو کلین کرتے ہیں. So such as take the example of clean air, biodiversity and climate stability. These are environmental sinks. اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ دے آر ان پرائز، دے ڈونٹ ہیو اینی مارکیٹ اینڈ دے آر پبلک کوموڈیٹیز. سو جہاں پر ان پرائزڈ ہوگا کوئی مارکیٹ نہیں ہوگی، مسنگ مارکیٹ کا ایشو آئے گا پبلک گڈس میں جیسے کہ کیس میں آتا ہے، تو وہاں پہ آپ کی ایکسٹرنلٹی انوالو ہو جائے گی اور نیگیٹو ایکسٹرنلٹی افیکٹ ہوگی. اگر ہم نیچر آف مارکیٹ فیلئر اور اس کا انٹریکشن دیکھیں اکنامک ایکٹرز کے ساتھ، تو یہاں پہ ہم نے ایک دو چیزیں لسٹ کی ہیں جس میں ہمارے پاس ایکسٹرنل انوائرمنٹل افیکٹس آ رہے ہیں. سو فیلئر کس طرح سے ہو رہا ہے، اس کی اور پاسبل ریمیڈیز کیا ہو سکتی ہیں، وہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں. So first one is a firm uses pesticides and there runs off into waterways. ایک فرم ہے جو پیسٹیسائڈ یوز کر رہی ہے اور اس کا پانی جو ہے وہ اسٹریم میں جا رہے ہیں. اب اسٹریم میں ڈاؤن اسٹریم جائے گا تو ڈاؤن اسٹریم وہ ڈیمیج کرے گا، فشری کو بھی ڈیمیج کرے گا. اگر کوئی اور وہ پانی استعمال کرے گا تو ان کی ہیلتھ کو بھی افیکٹ آئے گا. لیٹ سپوز ڈاؤن اسٹریم ہمارے پاس بہت سے مال مویشی ہیں، وہ بھی وہ پانی پی رہے ہیں، اس سے وہ بھی افیکٹ ہوں گے. انسان وہ استعمال کریں اس سے وہ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں، کوئی اس کے اندر نہا رہا ہے، کوئی کسی چیز کے لیے استعمال کرے، سو وہ سارا کا سارا پانی خراب ہو جائے گا، جس کی وجہ سے کنٹامینیٹ ہوگا ود پیسٹیسائڈ، جس کی وجہ سے ان کو ڈیمیج ہوگا. سو کاسٹ اور بینیفٹ پرائیویٹ بینیفٹ آ رہا ہے، فارمر کو تو بینیفٹ آ رہا ہے کیونکہ اس نے پیسٹیسائڈ استعمال کر لی اور اس کی پروڈکشن زیادہ ہو گئی ہے، لیکن ایکسٹرنل کاسٹ آ گئی اور لوگوں کو، اینیملس کو آ گئی اور لیونگ بینگس کو آ گئی جو ڈاؤن اسٹریم ہے. So market failure over here is observed as overuse of pesticide and overproduction of crops for which it is used. Pesticide اس لیے استعمال کیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن انہینس ہو جائے. So what are the possible remedies? Taxes, quotas اور بین لگائے جائے، بارگیننگ اونرشپ ہو، کامن اونرشپ ہو، بارگیننگ کی جائے، کامن اونرشپ کے ریسورسز میں ہوں، تو تبھی یہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے. ڈفرینٹ ٹرم جو اپلائیڈ ہو رہی ہیں اس کی کیلکولیشن میں مارکیٹ فیلئر میں، دیٹ از نیگیٹو ایکسٹرنل افیکٹ اور انوائرمنٹل اسپل اوور کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انوائرمنٹل اسپل اوور ہے. جہاں کہیں بھی ہمارے پاس انوائرمنٹل لیکیجز آ رہا ہے اس کو ہم انوائرمنٹل اسپل اوور کہتے ہیں. نیگیٹو ایکسٹرنلٹی ان ٹرم آف ڈیمیجنگ دا ادر پیپل، اور اسپل اوور از واٹر ویز کے اندر ہمارے پاس کنٹامینیشن ہو رہی ہے. Now take another example of international flight. اگر ہم international flight لیتے ہیں تو it will increase emissions. So there is a private benefit کیونکہ پیسنجر کے لیے بینیفٹ ہے، ایئر لائن کے لیے بھی بینیفٹ ہے، اس کو فائدہ مل رہا ہے، پیسنجر کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، وہ بھی ٹریول کر رہا ہے، لیکن اٹ بیئرز ایکسٹرنل کاسٹ ان ٹرمز آف کاربن ڈائی آکسائڈ emissions. اوور یوز آف ایئر ٹریول از مارکیٹ فیلئر. اس کے اوپر کوئی قدغن کسی نے ابھی تک نہیں لگایا، نہ کوئی پالیسی ہے کہ نہیں جی اتنا ٹریول کی لمیٹیشن ہونی چاہیے اور ایک بندہ اتنی ٹریول کرے، کیونکہ ہر ایک بندے کی ٹریول کو ٹریک کرنا بھی بہت مشکل کام ہے. زیادہ تر لوگ جاب کے پرسپیکٹیو سے جاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس جاتے ہیں اور لوگ جاتے ہیں، اور جو اپنی ایکٹیویٹیز کو ٹریولنگ کے لیے یا وزٹ کے لیے جاتے ہیں وہ کافی نامنل سے لوگ ہیں، تو ان کو سیگریگیٹ کرنا، دس از واٹ کائنڈ آف مارکیٹ فیلئر. پاسبل ریمیڈیز کیا ہو سکتی ہیں؟ ٹیکسز بڑھا دیے جائیں، کوٹاز بڑھا دیے جائیں، اور اس کا جو ہمارے پاس اپلیکیشن ہے وہ اٹ از ان ٹرمز آف پبلک بیڈ ہے، اینڈ نیگیٹو ایکسٹرنل افیکٹ ہو رہے ہیں. ایکسٹرنل افیکٹ ان دا فارم آف کاربن ایمیشن، اور پبلک بیڈ کہ جو بھی آ رہا ہے ہمارے پاس ایئر کی کنزمپشن بھی زیادہ ہو رہی ہے، اور گلوبل کاربن فٹ پرنٹس کے اندر ہمارے انکریز آ رہا ہے. یہ ہمارے پاس ایکٹیویٹی ہے کیپنگ ان ویو آف دا پریویس انفارمیشن، اس کو کائنڈلی خود ہی کر لیجیے.
नाउ रिव्यूइंग द एक्सटर्नल इफेक्ट और मार्केट फेलियर, जो अभी हमने 2-3 स्लाइड की, अगर हम उसको रिव्यू करें, सो वी हैव नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इन फॉर्म ऑफ polluter impose cost on different other without paying it, क्योंकि अगर डैमेज हो रहा है, किसी के एनिमल्स को डैमेज हो रहा है या वो बीमार हो रहे हैं, तो एक्सटर्नलिटी या कॉस्ट किसी और के सर के ऊपर जाएगी. पोल्यूशन किसी और ने क्रिएट की है या डैमेज किसी और ने किया है और कॉस्ट कोई और बियर कर रहा है. मिसिंग मार्केट, हमारे पास कोई प्राइस नहीं है फॉर इन्वायरमेंट एज अ सिंग, अभी तक हमने उसकी प्राइस नहीं की या कैलकुलेशन नहीं की, और या हम कैलकुलेट कर भी लें तो एक यार्ड स्टिक नहीं होगी, देयर विल बी डिफरेंट यार्ड स्टिक फॉर कैलकुलेटिंग डिफरेंट इफेक्ट्स. और रिजल्ट हमारे पास आ रहा है इन एक्सटर्नल इफेक्ट का ओवर प्रोडक्शन या ओवर पॉपुलेशन, या बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है. सो दैट इज़ रिजल्टेड इन प्राइस एंड दैट इज़ लेस देन द सोशल कॉस्ट. और जो प्राइस हम डिटर्मिन हमने की है इन सब चीज़ों की, दैट इज़ ऑलवेज लेस देन द सोशल कॉस्ट. सोशल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ डैमेज टू इन्वायरमेंट, इन टर्म्स ऑफ डैमेज टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिशरी, इन सब को जो भी डैमेज आ रहा है वो हमने क्या डाला ही नहीं है. सो दैट्स वाई प्राइस इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ सोशल कॉस्ट. पॉसिबल रेमेडीज हमारे पास टैक्सेस कोटास की फॉर्म में बार्गेनिंग होनी चाहिए बिटवीन अफेक्टेड पार्टीज, और प्रॉपर्टी राइट्स असाइन किए जाएं, तो तब ये मसला हल होगा, अदरवाइज मुश्किल से ही हल होगा. Why climate? Now coming to the second component of this chapter, is climate change. So हमने यही पढ़ा है क्लाइमेट चेंज क्या होता है, राइज इन टेम्परेचर होते हैं, आइसकेप्स हमारे पास वो पिघल के आ रहे हैं, राइज इन सी लेवल हो गया, और बहुत से इफेक्ट आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं ये क्लाइमेट चेंज है. सो क्या वो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं या फीचर्स हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज डिफरेंट है औरों से. सो द फर्स्ट वन है स्टॉक नॉट फ्लो. क्लाइमेट चेंज या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टॉक कमोडिटी, इट्स नॉट अ फ्लो. फ्लो मीन्स, फ्लो इज अ फॉर्म ऑफ, जैसे पानी फ्लो करता है, कि पानी लेट्स सपोज बारिश का पानी आया, अपस्ट्रीम बारिश हुई, बारिशें हुई, वो पानी वहाँ होके थोड़ी सी जो भी तबाही मचाई मचा के वो आगे चला गया, तो अब वो वहाँ से उनका मसला ख़त्म हो गया, अब वो मसला किसी और गांव का होगा, अब उधर भी तबाही मचा के वो आगे चला जाएगा. सो दैट्स व्हाट टर्म्ड एज अ फ्लो, कि एक दफ़ा निकल गया तो किस्सा ख़त्म. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टॉक है, वो इन्वायरमेंट से कहीं नहीं जा रहा, वो इधर ही होगा. सो उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए, उसको हमारे पास डिफरेंट टूल्स होने चाहिए या डिफरेंट रेमेडीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से हम कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस कंट्रोल कर लें. It is partly irreversible, mostly partially irreversible है. It is reversible क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सिक्विटाइजेशन हम कर सकते हैं थ्रू फॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन, और बहुत से ऐसे इक्विपमेंट हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके उसको सॉलिड कार्बन में कन्वर्ट करके फिर वो ज़मीन के अंदर से दबा देते हैं. दिस कैन बी डन. So that's why it's all termed as partially irreversible. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा emissions होंगी तो क्या कितना भी फिल्टर लगाएंगे और कितना बहुत दरख्त और पौधे लगाएंगे, ज़मीन तो उतनी ज़मीन है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए इट इज़ टर्म्ड एज पार्शली इरिवर्सिबल. दूसरा जो डैमेज हमने पिछले 100 साल में किया है या 100 साल से ज़्यादा में किया है, तो अब 5 साल के अंदर वो कवर नहीं हो सकता. ऑल्दो इट विल टेक टाइम, मे बी 10 more years लग जाए, लेकिन स्टिल there is a possibility of reversibility, लेकिन it's not at that rate जिसमें हमने प्रोड्यूस किया उतने रेट पे वो रिवर्सिबल नहीं है. रिस्क ऑफ कैटास्ट्रोफ ऑल्सो विल बी देयर, कि हमारे पास लो प्रोबेबिलिटी होती है आती है किसी कंपोनेंट की, लेकिन उसका हाई प्रोबेबल इम्पैक्ट होता है, और फर्टिलिटीज़ हमारे पास, और दिस इज़ व्हाट टर्म्ड एज अ फैट टेल्स. फैट टेल्स मीन कि हमारे पास रिस्क आता है तबाही का, तो हमारे पास जो बेल शेप बन रही है, जो हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की बेल की बात करते हैं, जिसको हम ड्रॉ करते हैं कि हमारे पास एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी बेल है, तो अगर हम देखें तो इसकी यहाँ पर टेल्स जो हैं वो दोनों टेल्स, व्हाट वी कैन से इट्स दीज आर काइंड ऑफ फैट. यहाँ पर एक मिनट, लेट मी ड्रॉ इट वंस मोर. तो हम कहते हैं कि इसकी टेल्स जो हैं what we can say it's fat, ऊपर की तरफ जा रही हैं. तो यहाँ पर इसका नॉर्मल के साथ जो नॉर्मली होती है हमारे पास जो टेल्स आती हैं, तो वो आ रही होती हैं ऐसे फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर इसकी ऊपर की तरफ फैट जा रही हैं. सो फैट मीन्स कि ये इस साइड पे हमारे पास इवेंट्स यहाँ पे कम है, इवेंट्स का प्रोपोर्शन यहाँ पे कम है, इसको हम बीच में कहते हैं कि दिस इज 0, और यहाँ से -1 2 3 है, दिस इज 1 2
तो हमारे पास जो एंड के ऊपर है जो कंपोनेंट है वो कम है, लेकिन इट इज़ फैट एंड इट इज़ काइंड ऑफ द वॉल्यूम इज़ मच मोर, और उसका रिस्क काफ़ी ज़्यादा है. Then we say that it's a global problem and it requires international attention और cooperation. Just as हम कहते हैं कि ज़्यादातर emission जो है चाइना और USA ने की है, तो जब चाइना और USA ने की है तो let they deal with it. तो that's why हम कहते हैं कि ये global problem है. तो जब हम उनके सरों पर डाल लेते हैं तो हम खुद ही कुछ नहीं करते और करना हम छोड़ देते हैं. So that's why it's a kind of a challenge कि it's a global problem और local solution should be done. तो क्या करना चाहिए इसको करने के लिए, इसके साथ डील करने के लिए. Then we have one more problem feature of climate change is that it has conflict of interest across countries, across incomes and across generation. कि different countries कहते हैं, जैसे मैंने चाइना की एग्जांपल दी, चाइना और पाकिस्तान का हम कंपैरिजन करें तो चाइना की इमिशन सबसे ज़्यादा है than that of the Pakistan. So this is a kind of a what we can say, इनके दरम्यान बहस हो जाएगी कि कौन ये चीज़ उठा कर लेके चले और किसको हम सजावार ठहराएं कि इसने ये मसला कर दिया है और वो इसको पेनलाइज करें. इसलिए अक्रॉस डिफरेंट इनकम इकोनॉमीज भी डिफरेंट है और अक्रॉस डिफरेंट जनरेशंस भी. जितना हम हाई इनकम इकोनॉमीज देते हैं तो इनकी इमिशन ज़्यादा होती हैं, दे आर यूजिंग मोर पैक्ड फूड, ज़्यादा इमिशन करते हैं और ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिससे इमिशंस हों, जबकि लो इकोनॉमी में वो इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते, रिसाइकलिंग और या रीयूज़ की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं. तो वही चीज़ें, पुराने बर्तन, पुराना फर्नीचर, पुरानी चीज़ें वो ज़मानों और सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं. एंड ऑल्सो अमंग द जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. हम कहते हैं कि हमारे आबा अजदाद ने ख्याल नहीं रखा हम लोगों का, तो अर्थ का ये नतीजा आ गया. सिमिलरली हमारे बच्चे यही कहेंगे कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, सारे रिसोर्सेज खुद ही यूज़ कर लिए. सो देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ conflict of interest between countries, between income groups and between generations. Now, taking the example of a bathtub and understanding how stock and flow works, just take a look at this picture. यहाँ पे हमारे पास एक bathtub की example given है. इस बात के ऊपर ये shower लगा है. This shower is termed as a carbon emission shower. अब यहाँ से पानी आया जा रहा है, जबकि इसका जो drain है, ये एब्जॉर्प्शन है कार्बन डाइऑक्साइड की बाय फॉरेस्ट, इट्स वेरी स्मॉल. और यहाँ पर अगर हम उसको कहें कि वेपोरेशन की फॉर्म में वो नेचुरल डिके की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, तो वो भी बहुत ही स्लो है. तो इनफ्लो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा है देन दैट ऑफ द आउटफ्लो फ्लो. दैट्स वाई इट इज़ बीन दैट स्टॉक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ बीन पाइल्ड अप इन द एनवायरनमेंट ओवर एंड ओवर अगेन. सो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ स्टॉक, नॉट अ फ्लो. अगर हम ग्लोबल टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड को कंपेयर कर लें तो वी कैन सी ओवर हेयर, यहाँ पर ये जो रेड लाइन है इट इज़ शोइंग द टेम्परेचर डेविएटेड फ्रॉम 1961 टू 1990, और इसको अगर हम ब्लू लाइन देखें तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस हैं. तो अगर हम इस डाटा को यहाँ और इसको कैलिब्रेशन भी यहाँ पर हमारे देख देते हैं, टेम्परेचर की कैलिब्रेशन है जबकि यहाँ पे ईयर्स गिवन है. सो इट्स काइंड ऑफ अ 3D थिंग कि एक साइड पे टेम्परेचर दिया है, दूसरे साइड पे आपकी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है पार्ट्स पर मिलियन, ppm जिसे हम कहते हैं, और यहाँ पर डाटा ईयर गिवन है. अगर हम इसको देखें, अगर हम इसका कोई बार लगा लें तो लेट्स टेक यहाँ तक अगर हम देखें ये वाले लाइन, इसको हम देखें तो ये दिस इज काइंड ऑफ -0.2 और इसका लोएस्ट हम देखते हैं 0.6. सो 0.4 और 0.6, -0.6 और 0.2 के दरम्यान डिफरेंस आ रहा है 1 2 3 4 का, 0.4 का डिफरेंस आ रहा है. सो 0.4 का डिफरेंस इन टेम्परेचर हैज सीन फ्रॉम 1950 टिल 1750 टू 1950. सो 1750 से 1950 तक ये हमारे पास जो चेंज आया है दैट इज 0.4 डिग्री इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर. और ओवर द पीरियड ऑफ व्हाट वी कैन से हमारे पास इधर तक तकरीबन 200 सालों में 1750, 1850 एंड 1950, तो 200 ईयर्स के दौरान हमारे पास चेंज आया है. अगर हम इससे ऊपर देखें तो अगर यहाँ से लेके -2 से लेके अगर हम इसको ऊपर तक ले जाएं टिल हेयर -7, सो -2 से -7 तक अगर डिग्रीज हम कैलकुलेट करें,
सो 0 से -7 तक लेट्स सपोज इट्स 7 और 2 ये कैलकुलेट करें 7 8 9 सो 0.9 डिग्री हमारे पास चेंज आया टेम्परेचर का इन हाउ मेनी ईयर्स 2090 से लेके 2000 लेट्स सपोज 20 या आजकल डाल दें 25 तक का लेट्स सपोज डाल दें सो 1950 से लेके 2000 तक हमारे पास जो चेंज आ रहा है 50 ईयर्स के हमारे पास जो चेंज आ रहा है या 50 ईयर्स के अंदर हमारे पास टेम्परेचर में चेंज आ रहा है 0.9 डिग्री जबकि यहाँ पर हमारे पास 200 ईयर्स में इट इज़ 0.4 so this is how we established that with the emissions of carbon dioxide the temperature has increased. These are some of the statistics जो इसी ग्राफ को शो कर रही है कि there is a strong correlation between carbon dioxide as well as global temperatures. So हमने कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर का डिफरेंस देखा और उसमें देखा कि कितना ज़्यादा राइज आ रहा है और द लास्ट व्हाट वी कैन से 200 300 years 250 years जो डिफरेंस आ रहा है अब हमारे पास जो डिफरेंट रिसर्चेज हुई हैं उसमें यही बताया गया कि वी हैव काइंड ऑफ अ कार्बन बजट जिस तरह हमारा नॉर्मल बजट होता है आजकल हमारा रीसेंट बजट भी आने वाला है तो हम कहते हैं कि वी ऑल्सो हैव अ कार्बन बजट सो कार्बन बजट में हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि हम कितना खर्च कर सकते हैं हाउ मच वी कैन इमिट कि हमारे पास कितना कार्बन का बजट रह गया है और कितने हमारे पास कैपेसिटी की हम वो इस्तेमाल करें सो एज पर दोज अगर हम देखें कि 66% चांसेस है ऑफ स्टेइंग बिलो दिस इज़ अ स्टडी दैट हैज़ बीन डन बाय यूनाइटेड नेशन और उसमें उन्होंने कहा कि 66% चांसेस हैं टू रिमेन बिलो 2 डिग्री सी हमने देखा कि हमारे पास जो टेम्परेचर राइज है दैट इज़ ऑलमोस्ट 1 डिग्री 0.7 और 2 को ऐड हम करें तो दैट इज़ काइंड ऑफ 0.9 डिग्री 0.1 डिग्री सी तक तो हम चाह रहे हैं कि हमारी वार्मिंग जो है वो 2 डिग्री से कम रहे वाई 2 डिग्री क्योंकि 2 डिग्री से अगर हाई हो गए तो फिर आपकी वेजिटेशन ग्रो नहीं करेगी इंसेक्टिसाइड्स फ्लरिश करेंगे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वेजिटेबल्स आपकी उस तरह से परफॉर्म नहीं करेंगी बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और आपका जो सी लेवल है दैट विल राइज So to remain in the budget, 1 to 1.5 trillion tons of carbon dioxide is required, as shown by that report. Current annual emission हमारे पास जो आ रहा है that is 36 billion tons. So हमारे पास जो remaining बजट बाकी रहा है वो 1.5 trillion tons है. ये 1.5 trillion tons normally इन्होंने calculate की है कि हमारे पास जितनी resources हैं forest है और सारी चीज़ें हैं जो capture करी है जो emission करी है और जो हमारे पास maximum level है कि जब तक हमारे पास temperature 2 डिग्री से के बीच में रहेगा that is 1.1 to 1.5 trillion. करंट जो हमारे पास emissions आ रहे हैं that is 36 billion tons. सो अगर इसी रेट पे हम एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते रहें तो आगे 25 से 40 सालों के बीच में हम कार्बन का बजट एग्जॉस्ट कर लेंगे सो वंस कार्बन बजट हैज़ बीन एग्जॉस्ट द टेम्परेचर विल राइज इफ़ यू बर्न ऑल अवर रिजर्व तो हमारे पास 2 डिग्री से ज़्यादा वार्मिंग हो जाएगी अगर हम अपने तमाम रिसोर्सेज भी रिजॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास टेम्परेचर डबल ज़्यादा हो जाएगा रिजर्व मीन ये वाला रिजर्व इस्तेमाल कर लें तो 2 डिग्री वार्मिंग होगी और अगर हम रिसोर्सेज भी इस्तेमाल कर लें तो हमारे पास डबल हो जाएगी वार्मिंग और तकरीबन 4 डिग्री पर पहुंच जाएगा और दैट विल बी अ काइंड ऑफ अ कैटास्ट्रोफ तबाही आ जाएगी सो बेहतर ये है कि जो कंक्लूड किया गया कि फॉसिल फ्यूल जो है दे शुड रिमेन इन द ग्राउंड So now there is kind of another exercise and that is showing the global assessment of economic impact of global warming. So these are some of the questions. इस तरह के और किसी और तरह इस तरह के टाइप के क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आ सकते हैं सो आई encourage you to kindly go through the questions and do it by yourself. So what is abatement? अब abatement क्या चीज़ है? Abatement is actually reduction in pollution or emission. कि कितनी ज़्यादा हम रिडक्शन कर सकते हैं या पोल्यूशन में रिडक्शन इमिशंस में कर सकते हैं उसको हम कहते हैं अबेटमेंट और जो कॉस्ट इसके साथ एसोसिएटेड होती है तो इसे हम कहते हैं कि अबेटमेंट कॉस्ट या जो पॉलिसीज़ हैं अबेटमेंट की तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास अबेटमेंट पॉलिसीज़ हैं वो एक्शन जो कि एनवायरनमेंट की इमिशंस को रिडक्शन के लिए प्रोवोक कर रही है उसको हम कहते हैं कि दे आर अबेटमेंट पॉलिसीज़
such as adoption of cleaner technology, adoption consume less or differently, and ban limit or harmful activities. These are what called an abatement policy. So now there is a trade-off between consumption today versus environmental quality. पहले हमने कहा था कि there is a trade-off between consumption, production and और हमारे पास अभी हम करें या फ्यूचर जनरेशन के लिए हम ले रहे. सो यहाँ पर हमारे पास एक और ट्रेड ऑफ आया कि कंजम्पशन हम आज करें और इन्वायरमेंट की क्वालिटी के ऊपर, इन्वायरमेंटल की क्वालिटी और कंजम्पशन के बीच में क्या ट्रेड ऑफ हो सकते हैं. कंजम्पशन अगर हम आज करेंगे तो कल हमारी इन्वायरमेंट की क्वालिटी ख़राब होगी. अगर हम आज इन्वायरमेंट की क्वालिटी को प्रेफर करेंगे तो कल हमारी कंजम्पशन उस हिसाब से हम कंजम्पशन हमें रिड्यूस करनी होगी. सो दिस इज़ हाउ देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ कि आज अगर ज़्यादा कंजम्पशन कर ली तो कल इन्वायरमेंट की क्वालिटी ख़राब होगी. आज अगर कम कंजम्पशन करेंगे तो कल हमारी इन्वायरमेंट की क्वालिटी अच्छी होगी. सो इन ऑर्डर टू गेट इनटू दैट जॉब रेडी एंड to solve it nicely, so there is an abatement policies जो तमाम की तमाम गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं और उसको प्रमोट कर रही हैं. What do we mean by marginal abatement cost? जिस तरह हम marginal cost करते हैं तो इसी तरह हमारे पास marginal abatement cost है. abatement cost जो खर्चा आ गया abatement के ऊपर, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास abatement cost है. Let's suppose किसी industrialist ने clean energy लगा ली for the production of let's suppose oil या filtration of oil या production of cloth कर लिया. तो अगर उसने कोई एक्स्ट्रा ऐसी इको फ्रेंडली और एफिशिएंट machinery लगा ली, so this is what called, and he has paid extra for it, so this is what called an abatement cost to it. So environment की quality को maintain करने के लिए उसने वो abatement cost bear की. अब चूँकि SSCP की जो नई guidelines आई हैं, so by 2030 all of the industries should comply with environmental standard. सो एज़ पर दो स्टैंडर्ड्स जो इन्होंने इमिशन जो है उसको रिड्यूस करनी है और उसके लिए उसने क्लीन टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट करनी है. सो ये इसीलिए उनकी अबेटमेंट कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी. और अगर कोई नहीं अडॉप्ट करेगा तो फिर उनको पीनेलाइज किया जाएगा, अनरजिस्टर्ड किया जाएगा और मार्केट में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ये स्ट्रेटजीज़ क्यों की हैं? क्योंकि ग्लोबली एनवायरनमेंट की या कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट की जा रही हैं और अंडर दैट स्ट्रेटजी कार्बन एमिशन भी एक स्ट्रेटजी है. सो हमारे पास जितने एक्सपोर्ट क्वालिटी हमारे पास कमोडिटीज़ हैं उनका स्पेशली ISO स्टैंडर्ड्स होते हैं एनवायरमेंटल क्वालिटी के. अगर वो उसको मीट नहीं करते तो उनका पूरा का पूरा स्टॉक जो है वो रिजेक्ट हो जाता है. उनके अपने ऑर्डर्स होते हैं. सो जितने भी ऑर्डर्स हैं अगर उनको फुलफिल करने के लिए एक्स्ट्रा फिर उन्हें कॉस्ट पे करती है, दैट इज़ कॉल्ड द अबेटमेंट कॉस्ट, जिसकी वजह से वो पोटेंशियल जो गीगाटन्स ऑफ कार्बन जो है उसको रिड्यूस करते हैं. अच्छा, इस स्लाइड में हमारे पास बताया गया है, हमारे पास आगे जाके एक दूसरी स्लाइड है, दैट इज अ स्टडी दैट हैज़ बीन डन बाय मैकिन्जी. उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई की है डिफरेंट इंडस्ट्री कि उसमें पोटेंशियल क्या है अबेटमेंट की कॉस्ट का या अबेटमेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड, और कॉस्ट कितनी आ रही है और अबेटमेंट कितनी हो रही है, कितना पोटेंशियल है उन इंडस्ट्री में. सो हाइट ऑफ जो बार है वो हमें शो करी है कॉस्ट पर टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और विड्थ जो बार है वो शो करी है कि पोटेंशियल गीगाटन कितने गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, इमिट हो रहे हैं. हमारे पास डिफरेंट सेक्टर्स गिवन हैं. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. ये देख लें आप प्लीज़. यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सेक्टर्स आ रहे हैं. लेट्स सपोज ये हमारे पास एग्रीकल्चर का सेक्टर है, ये हमारे पास सोलर का सिस्टम सिस्टम है, और ये हमारे पास आ रहा है लोअर पेनिट्रेशन विंड या विंड मिल्स का आ रहा है, और ये हमारे पास आ रहा है गैस प्लांट के रेट्रोफिट का. सो अगर हम यहाँ देखें गैस प्लांट के अंदर रेट्रोफिट जो अगर हम करते हैं, रेट्रोफिट मीन कि उसके अंदर कोई ऐसे इक्विपमेंट लगा लें जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन उसकी अपनी इमिशंस को कंट्रोल किया जाए, कि उसको एक्स्ट्रा इक्विपमेंट डाल दिया जाए ताकि वो इको फ्रेंडली हो जाए. सो अगर हम यहाँ पे देखें तो गैस वाला रेट्रोफिट जो है इट्स रियली एक्सपेंसिव, और हमारे पास जो अबेटमेंट कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रही है, दिस इज़ रियली एक्सपेंसिव. और जो अबेटमेंट का रहा है जो छोटा सा ये प्रोपोर्शन आ रहा है वो बहुत कम है.
اس کی بنسبت سے اگر ہم ایگریکلچر کو دیکھیں تو بیٹمنٹ کاسٹ جو ہے بہت ہی منیمل آ رہی ہے اور بہت زیادہ چیز کو کاربن ڈائی آکسائڈ کو سیکوٹائز کر رہا ہے. سملرلی آف نیوکلیئر اینڈ ادر انڈسٹریز, سو دیٹ ہیز بین پرفارمڈ بائی وٹ آئی سیڈ مکنزی اور اس کی کمپنی نے 2013 میں پاتھ آف کاربن اکانومی ایکسپلین کی اور ڈرائیو کی اور ڈفرینٹ انڈسٹریز جتنے ان کا ڈیٹا لے کے یہ گراف ڈرا کیا. So this is how carbon abatement cost, potential abatement cost different industries کی ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کو ان انڈسٹریز کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے جس میں کاسٹ کم آ رہی ہو اور ابیٹمنٹ آپ کی زیادہ ہو رہی ہے اور کاربن کی امیشن سب سے زیادہ ہو رہی ہیں. سو اس انڈسٹری کو اس طرح سے لے کے چلنا ہے. So what are the win-win policies of abatement? So negative cost abatement. اگر ہم اس کو دیکھیں تو we have production possibility frontier curve جو کہ ہمارے پاس positively slope ہے. Mostly وہ negatively slope form میں ہوتی ہے. تو اگر ہم x axis پہ لیں تو it's a cost of abatement اور اگر ہم y axis پہ لیں تو ہم نے quality کے بیچ میں آ رہے ہیں. So quality اور abatement cost it's kind of a positively correlated. So اگر cost بڑھے گی تو quality improve ہوگی. So that way it's a kind of a positively slope curve. So point A اور point A بار اور A ڈبل اسٹار کے بیچ میں ڈفرینس یہ آ رہا ہے کہ اگر ہم اس کا ٹریڈ آف ریشو کیلکولیٹ کریں 24/400 تو یہ ہمارے پاس 1/16 بن رہا ہے. اور اگر ہم A ڈبل بار کا کریں دس از 30/600 سو یہ 1:20 بن رہا ہے. So definitely the abatement cost is much lower over here than that of here. So that's why mostly ہمارے پاس جتنی بھی cost curves آ رہی ہیں اس form میں in the form of abatement it's kind of a negatively sloped. ہمارے پاس کچھ abatement cost جہاں پر benefit زیادہ ہو سکتے ہیں cost کے وہ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم LED بلب لگا لیں, efficient fuel vehicle جیسے vehicles لگا لیں, ان building insulation کے اوپر کام کریں اور انڈسٹریل موٹر سسٹم جو ریٹرو فٹ کی ہم نے بات کی اس کے اڈاپٹ کریں. تو اگر ہم یہ کریں گے تو اسی کی بیسس کے اوپر آپ کے پاس ابیٹمنٹ کاسٹ انکریز ہوگی لیکن انوائرمنٹل کوالٹی بھی امپروو ہوگی. نو فیزیبل فرنٹیئر جو ہم نے پچھلا جو گراف کیا میکنزی والوں کا اسی کو اگر ہم اس کو پلاٹ کریں ایز پر دا پروڈکشن پاسبلٹی فرنٹیئر تو ہمارے پاس ڈفرینٹ پوائنٹس کے اوپر انڈسٹری آ رہی ہے جو ہمیں پوٹینشیل شو کری ہے کہ اتنی کاسٹ آئے گی اور اتنی اس کی ابیٹمنٹ ہے. اس کو یہاں پر ایکسپلینیشن دی گئی کہ ہاؤ اٹ از ایکسپلین. ہارزانٹل ایکسس کے اوپر کنزمپشن ہے اور ورٹیکل ایکسس کے اوپر انوائرمنٹل کوالٹی ہے. سو دس از ہاؤ اٹس پازیٹیولی ریلیٹڈ اور ایکولیبرم آئے گا وہاں پر جہاں پر MRTAS equals to MRS ہو جائے گا. So now coming to policy makers choice, MRTS is equal to MRS. ہمیشہ marginal rate of substitution اور marginal rate of ٹرانسفارمیشن جب سیم ہوگا تبھی ہم کہیں گے کہ وہ ہمارے پاس آپٹیمل اڈاپشن آ رہا ہے. جب دونوں کا سلوپ سیم آ جائے گا تو ہم کہیں گے یہ آپٹیمل اڈاپشن آ رہا ہے. سو جہاں کہیں بھی اور آپٹیمم لیول وہ آئے گا جہاں پہ MRTS ایکول ہو جائے گا MRS کے. اگر کہیں MRS زیادہ ہو MRT کے تو citizen will value environment more than its cost because of increased abatement. اور اگر MRS less ہو MRT سے so it means abatement ہمارے پاس بہت ہی زیادہ ایکسپینسو ہے اور جس کی وجہ سے abatement کو کم کرنے کی ضرورت ہے اور environment equality ہمارے پاس کم ہے than that of the other point. So this is how environmental policy or policy works. It's again جو ہمارے پاس پچھلا گراف تھا اس میں ہم نے اس کو پروجیکٹ کیا تھا نیگیٹیولی سلوپ. اگر ہم انوائرمنٹل کوالٹی کا گراف کریں with the consumption of goods and services so we have this type of a graph. This is normal typical production possibility curve. اس میں اگر ڈفرینٹ پوائنٹ لے لیں گے تو اس کو ہم ڈفرینٹ ریشو کیلکولیٹ کر لیں گے. Coming towards the equilibrium of MRS and MRTS. So MRS اگر ہم یہاں پہ دیکھیں so ہمارے پاس جو feasibility ہے تو MRS ہمارے پاس MRS is shown by this abatement curve اور ہم کہتے ہیں کہ feasible set کی curve کی فارم میں ہے اور feasible frontier slope of
MRT is given by this pink line, और MRS जो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व है वो ब्लू लाइन की वजह से है. तो इक्विलिब्रियम वही आएगा, ऑप्टिमल अबेटमेंट कॉस्ट पॉइंट एक्स आएगी जहाँ पर इसकी टेंजेंसी और इसकी टेंजेंसी से मीट कर जाए. सो फिजिबल सेट्स ऑफ MRT are in pink color and of MRS is on blue color, जो हमें शो करेंगे कि इक्विलिब्रियम लेवल किस पर आएगा. नीचे किस क्यों इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंसी नहीं है, ऑल्दो ये ब्रिम के ऊपर मौजूद है, बट स्टिल इट्स नॉट अ टेंजेंट. और बाहर वाला लास्ट वन जो है, दिस इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज वो तो उसके क्या कहते हैं सिस्टम के अंदर ही नहीं आ रहा, या इतने तो इकोनॉमी की फिजिबल सेट से अबेटमेंट कॉस्ट उतनी है ही नहीं, कैपेसिटी ही नहीं है. सो दैट्स वाई वो बियॉन्ड चला जा रहा है. लेकिन द पॉइंट हियर इज टू नोट इज कि हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर MRS का स्लोप और MRT का स्लोप इक्वल रहेगा. So how preference and cost of attached optimum, what changes the optimal abatement level, कि किस तरह से चेंज हो सकता है. So citizen care about environment, अगर citizen environment को अच्छा चाहेंगे तो हमारे पास indifference curve ज़्यादा flatter होगी. अगर वो नहीं करना चाह रहे, environment को अच्छा नहीं कहना चाह रहे, तो हमारे पास steeper indifference curve आ जाएगी. अगर flatter indifference curve आएगी तो आपकी अबेटमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी. अगर स्टीपर इन्वायरमेंटल कर्व होगी, इट मीन्स कि इतना इफेक्ट नहीं आ रहा है इन्वायरमेंट का, तो लोअर अबेटमेंट कॉस्ट होगी. सिमिलरली अबेटमेंट कॉस्ट बिकम चीपर, अगर हमारे पास फिजिबल फ्रंटियर स्टीपर हो तो भी अबेटमेंट हाई होगी, और अगर उसका ऑपोजिट हो, फ्लैटर फिजिबल होगा, तो हमारे पास लो अबेटमेंट कॉस्ट होगी इन केस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. Okay, this is the example optimistic and pessimistic policies का. इसको kindly read करें and try to solve those questions. अच्छा, यहाँ पर हमारे पास इक्विलिब्रियम शो कर रहे हैं सिटीजन्स और फर्म का. सिटीजन चाह रहे हैं कि उनको हाई वेज रेट मिले और लो पोल्यूशन मिले, जबकि फर्म कह रहे हैं कि नहीं, लो वेज हो और हाई पोल्यूशन हो, लो अबेटमेंट कॉस्ट हो. तो फर्म जाएंगे इस ऑप्टिमल के ऊपर, बी के ऑप्टिमल के ऊपर, और सिटीजन जाएंगे हमारे पास सी और ए की लोअर ऑप्टिमल के ऊपर. अगर सी एंड ए के ऊपर जाएंगे तो शट डाउन हो जाएगी फर्म की. सो दैट्स वाई ये बी वाला जो ऑप्टिमल है, दिस इज एक्चुअली मोर फिजिबल, और इसी के ऊपर रहते हुए दे विल प्रोड्यूस डिफरेंट कमोडिटीज कंट्रोलिंग द इमिशंस लेवल, एंड हेंस दे विल एक्वायर मोर एंड मोर रिसोर्सेज. बार्गेनिंग पावर, अब दोनों में बार्गेनिंग पावर किसके पास है, फर्म के पास बार्गेनिंग पावर है क्या है सिटीजन के पास है. तो जिसकी बार्गेनिंग पावर अच्छी होगी वही डिसाइड कर पाएगा कि एनवायरमेंटल क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए या वेजेस अच्छी होगी, एनवायरमेंटल क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. तो अगर जिनकी बार्गेनिंग पावर अच्छी होगी, सो इकोनॉमी जो है ऑटो पर उनकी तरफ टिल्ट करेगी. अब बार्गेनिंग पॉइंट के अंदर हम उसमें ये देख सकते हैं कि पॉइंट ए हमारे पास लोअर वेज और हाई पोल्यूशन शो कर रहा है, जबकि पॉइंट बी हमारे पास लो वेज और हाई एनवायरमेंटल क्वालिटी शो कर रहा है. पेरिटो एफिशिएंसी पॉइंट ए एंड बी, ऑल पॉइंट्स जहाँ ए और बी है उनके ऊपर फॉल कर रही है. अब इन्वायरमेंट की जो बार्गेनिंग पावर है वो डिपेंड कर रही है इन्फोर्समेंट कैपेसिटी के ऊपर, कि किस फर्म की, किस ग्रुप की इन्फोर्समेंट कैपेसिटी है, फर्म के ओनर की या सिटीजन की. जिनकी होगी तो उनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी. सिमिलरली इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी, किसके ऊपर ज़्यादा इंफॉर्मेशन, किसके साथ ज़्यादा इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म्ड है, जो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है, फर्म ओनर और कंज्यूमर. सो जिसकी इंफॉर्मेशन अच्छी होगी और रिलायबल होगी, तो हम कह सकते हैं कि वो आर्गुमेंट विन कर जाएगा. सिमिलरली हमारे पास सिटीजन कंसेंसस, सिटीजन कंसेंसस पे नहीं आते, हर एक का अपना व्यू पॉइंट होता है. कोई कहता है ये ज़रूरी है, कोई कहता है ये ज़रूरी नहीं है, जिसकी वजह से जब कंसेंसस पे नहीं आते तो फर्म उसका एडवांटेज ले जाती है. एंड लास्ट पॉइंट है कि फर्म की लॉबिंग बड़ी अच्छी होती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर डिसीजंस उनकी कोर्ट में चले जाते हैं. सो जिन के पास ये आउटपुट्स या आउटकम्स होंगी, तो हम कह सकते हैं कि ये वाली फर्म जो है वो डिसीजन पावर उनके हिसाब से होगा.
यहाँ पर हमारे पास वही जो हमें एक्सप्लेन किया उसको फर्दर यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. Verifiable enforcement capacity, verifiable information, citizen consensus, lobbying and legal courses. These are what called termed as जो different terms हैं जो कि आपकी bargaining power को और affect कर रही हैं different policies और procedures को affect कर रहे हैं. Thank you very much for right now. I hope this lecture will be much fruitful. See you in the next class. Allah Hafiz.